हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का जो सेशन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के। इससे पहले कि हम एमसीक्यूज का डिस्कशन शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं कि पंजाब सक्सेस मंत्रा पर हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि डेली बेसिस पर आपके पास आते हैं। सुबह 10:15 10:15 AM करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं योगेश सर। पंजाब एंटी रिवीजन सीरीज चल रही है सुबह 11 बजे। डेली करंट अफेयर इश्यूज फॉर पीसीएस 12 बजे आपके पास आते हैं। पास्ट 1 ईयर करंट अफेयर रिवीजन सीरीज चल रही है 1 बजे दोपहर को। डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन फॉर पीसीएस ये आपके पास आते हैं 2 बजे आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज के बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस होते हैं दोपहर को 3 बजे। और पंजाब प्रिंसिपल रिवीजन क्लासेस चल रही हैं रात को 8 बजे। तो ये हमारे बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव्स हैं जो कि पंजाब सक्सेस मंत्रा आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन फ्री इनिशिएटिव्स का पूरा फायदा आप उठाइए और अपनी प्रिपरेशन को एक ठीक डायरेक्शन में लेकर के जाइए। अब शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। जो पहला एमसीक्यू है आज का वो है, व्हाट वर द रीजंस व्हिच लेड टू बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ 1969। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस वाज मोस्टली इन अर्बन एरियाज। सेकंड, एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंक क्रेडिट वाज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज। Fourth, easy and cheap availability of credit to a few industrial houses had encouraged the growth of monopolies. Options देखते हैं, 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 2 and 4 only, या D all of the above। 1969 से पहले जो बैंक्स थे, एसबीआई को छोड़कर सारे बैंक्स क्या थे? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे। 1969 में सरकार ने जो 14 मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनको सरकार ने नेशनलाइज कर दिया। इस नेशनलाइजेशन के पीछे मेजर रीजन थे कि जब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे तो उनका मोटिव क्या था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। प्रॉफिट कहां पर उनका ज्यादा हो सकता है? अर्बन एरियाज में, जहां पर लोगों की कैपेबिलिटी है कि वो लोन ले पाए। तो जो बैंक्स थे, जो ब्रांचेस थी बैंक्स की, वो मोस्टली अर्बन एरियाज में थी। रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में बैंक ब्रांचेस नहीं थी। सरकार जबकि चाहती थी कि रूरल एरियाज में भी बैंकिंग फैसिलिटीज का एक्सपेंशन हो। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज। अब एग्रीकल्चर कहां पे होती है? रूरल एरियाज में। अब रूरल एरियाज में बैंक ब्रांचेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को लोन नहीं मिल पाएंगे। शहरों में भी सिर्फ बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उनको लोन मिलते थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देंगे तो उनके लिए रिस्क ज्यादा होता है बैंक्स के लिए। बैंक सोचते थे यार ये क्या कस्टमर्स है, इनको छोटे मोटे लोन देने में कोई फायदा नहीं है, और पता चला लोन दिया और ये लोन नहीं चुका पाए तो हम कहां से जो है लोन की भरपाई करेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी लोन नहीं मिलता था। एग्रीकल्चर सेक्टर के पास भी बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी एक मेजर रीजन था। बैंक क्रेडिट वाज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू प्लान प्रायोरिटीज। 5 ईयर प्लान्स घोषणा करता था कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आए? प्राइवेट सेक्टर बैंक उसके लिए लोन नहीं देते थे, उसके लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो प्लान प्रायोरिटीज जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज थी और ये जो बैंकिंग हमारा सेक्टर चल रहा था ये अलाइंड नहीं था, ये अलग अलग चल रहा था। तो ये भी एक रीजन था इसके पीछे। इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू अ फ्यू इंडस्ट्रियल हाउसेज हैड एनकरेज ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि जहां पर सिर्फ 1-2 कंपनीज का ही जो है डोमिनेंस होता है, उसी वो ही उन सेक्टर को या उस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज थी, जैसे मैंने अभी बताया, अर्बन एरियाज में भी सिर्फ बड़े बिजनेस हाउसेज थे उन्हीं को मिल रही थी। तो जो इस बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा था यही कंपनीज उठा रही थी, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज थी। तो सरकार ने सोचा कि 1969 में कि अगर हमें जो हम चाहते हैं कि हमें 5 ईयर प्लान्स के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज मिल जाए, अच्छा लोन मिल जाए, जो एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो रूरल एरियाज में लोग रहे हैं, उन तक अगर हमें बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है तो हमें बैंक्स को नेशनलाइज करना होगा। तो ये चारों ही जो है वो रीजंस थे फॉर बैंक नेशनलाइजेशन। इसलिए जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव।
ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पूछा, मैंने क्यों डिस्कस किया यहां पर, क्योंकि अब फिर से सरकार क्या कर रही है, बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रही है, बैंक्स का मर्जर कर रही है, इसलिए यहां पर ये जो बैंक नेशनलाइजेशन का मुद्दा था इसको जानना हमारे लिए जरूरी था। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ कंट्री हैज पेग्ड, यानी कि जहां पर गवर्नमेंट जो है वो आपके एक्सचेंज रेट को फिक्स करती है, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Inflation in the country may make its exports less competitive. Second, if the country devaluates its currency in proportion to the inflation, then its exports may remain competitive. Select the correct answers. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या D neither 1 nor 2. पैक्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है कि जहां पर सरकार जो है आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट फिक्स करती है उसको कहा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या फिर पैक्ड एक्सचेंज रेट। मान लीजिए गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि $1 की कीमत 60 रुपीज है, तो ये क्या हुआ, पैक्ड एक्सचेंज रेट। अब सरकार इसको चेंज कर सकती है लेकिन वो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है कि करेंसी का एक्सचेंज रेट आप कितना रखते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है, इन्फ्लेशन इन द कंट्री मे मेक इट्स एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव। अब सपोज करिए कि यूएसए में जो है एक बर्गर जो है वो $1 का मिलता है। यूएसए में एक बर्गर की कीमत कितनी है, $1, और इंडिया में उस बर्गर की कीमत कितनी है, ₹30। तो वहां पर कोई बर्गर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बर्गर बनाती है, तो वो सोचेगी यार इंडिया में तो सिर्फ 30 रुपए में बर्गर मिल रहा है और मेरे यहां $1 में मिल रहा है, $1 में तो मैं इंडिया से 2 बर्गर मंगा सकता हूं, है ना, क्योंकि 30 रुपीज का है और $1 की कीमत कितनी है, 60 रुपीज। तो अगर वो $1 खर्चा करे इंडिया में, है ना, तो उसको 60 रुपीज मिलेंगे, तो 60 रुपीज के बदले में उसको 2 बर्गर मिल सकते हैं, तो यानी कि हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। लेकिन अब सपोज करिए कि बर्गर जो है वो महंगा हो गया, इंडिया में इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई, अब बर्गर की कीमत कितनी होगी, बर्गर की कीमत इंडिया में भी बढ़कर हो गई 60 रुपए। ठीक है, तो बर्गर अब वहां भी $1 का मिल रहा है, इंडिया में भी 60 रुपीज का मिल रहा है, तो वो सोचेगा मैं इंडिया से क्यों मंगाऊं, बेकार में मैं खर्चा करूंगा, सप्लाई करूंगा, खराब हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सोचेगा इससे अच्छा तो मैं अपने यहीं बना लेता हूं, यहां भी $1, यहां भी मेरी कीमत उतनी है 60 रुपीज या $1, और इंडिया में भी 60 रुपीज में मिल रहा है ना, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, लेस कॉम्पिटिटिव, हमसे लोग क्यों खरीदेंगे सामान। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। If the country devaluates its currency in proportion to the inflation, then its export may remain competitive. जब कोई कंट्री जहां पर की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या पैक्ड एक्सचेंज रेट होता है, अपनी करेंसी के जो वैल्यू है, जो करेंसी का एक्सचेंज रेट है, उसको अगर घटाती है, यानी कि करेंसी की वैल्यू को गिराती है, तो उसको कहते हैं डिवैल्यूएशन। मान लीजिए अभी $1 की कीमत 60 रुपीज है और $1 के बदले में अगर आपको बाद में 120 रुपए खर्च करने पड़े, तो क्या हो गया कि रुपये की वैल्यू क्या हो गई, गिर गई, यानी कि आपने करेंसी को क्या किया, डिवैल्यू किया। और अगर आप करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं कि मान लीजिए $1 के बदले में 60 रुपीज नहीं बल्कि सिर्फ 30 रुपीज ही खर्च करने पड़ेंगे, उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, जब फिक्स एक्सचेंज रेट होता है तो डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। जब आपका मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट होता है, जिसको आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं, वहां पर जब करेंसी की वैल्यू गिरती है उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन, और जब इंक्रीज होती है तो उसको कहते हैं वहां पर एप्रीसिएशन। और यही फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में बन जाता है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। हाँ, तो अब सपोज कीजिए कि हमारी जो महंगाई थी वो दुगनी हुई, 30 से 60 हो गई, 2 गुना हो गया, तो सरकार ने भी उसी प्रोपोर्शन में अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया कि पहले 60 रुपए के बदले में $1 मिल रहा था, अब 120 रुपए, यानी कि दुगने रुपए खर्च के आपको $1 मिल रहा है, तो आपने अपनी करेंसी को भी उसी प्रोपोर्शन में डिवैल्यू कर दिया। तो अब क्या हुआ कि 120 रुपए आपको मिलेंगे $1 के बदले में। तो अब सपोज कीजिए कि जो यूएसए में पर्सन बैठा है वो $1 इंडिया में खर्च करे, तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 120, और बर्गर की कीमत बढ़ के कितनी हुई है, 60 रुपए। तो आज भी उसको $1 में कितने बर्गर मिल जाएंगे, 2 बर्गर मिल जाएंगे। यानी कि अगर हमारी सरकार, हमारी कंट्री, हमारी करेंसी को
उतने ही प्रोपोर्शन में डीवैल्यू कर दे जितना कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स है वो उतने ही कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि उसको अब भी फायदा है। भले से महंगा हो गया लेकिन करेंसी की वैल्यू गिर गई है, तो आज भी वो $1 में 2 बर्गर खरीद पा रहा है, तो हमारे एक्सपोर्ट क्या रहेंगे, कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ 1 और 2। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो कॉन्सेप्ट है डिवैल्यूएशन का और किस तरह से वो इंपैक्ट करता है वो आपको अब समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। ये वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है, कुछ इसमें नया नहीं है, सिर्फ मैंने वर्ड्स में आपको बता दिया, यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statements are true regarding India's present exchange rate system? First, RBI regulates the rupee-dollar rate. Second, RBI generally intervenes in the forex market indirectly. Third, RBI regulates the forex market. Options क्या क्या दिए गए हैं, 1 only, B 1 and 2 only, C 3 only या D 2 and 3 only। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D 2 and 3 only। आरबीआई रेगुलेट्स द रूपी डॉलर रेट, नहीं, ये गलत है। इंडिया में क्या है, इंडिया में मैनेज्ड फ्लोट है, यानी कि जो रुपी और डॉलर की कीमत है वो किससे डिटरमाइन होती है, जनरली डिमांड एंड सप्लाई ही से ही डिटरमाइन होती है। जैसे कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है, वैसे इंडिया में भी होता है कि जो डिमांड एंड सप्लाई है यूजुअली उसी के हिसाब से रुपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में आरबीआई इंटरवीन करता है, इसलिए इंडिया में पूरी तरह से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है, मैनेज्ड फ्लोट या फिर डर्टी फ्लोट आप इसको कहते हैं, कि जहां पर जनरली तो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करती है एक्सचेंज रेट, लेकिन कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में आरबीआई इंटरवीन कर सकता है। आरबीआई इंटरवीन करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, वहां पर भी इनडायरेक्टली इंटरवीन करता है थ्रू पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको डायरेक्शन देता है कि आप डॉलर खरीदिए या फिर डॉलर बेचिए, इनडायरेक्टली इंटरवीन करता है। आरबीआई रेगुलेट्स द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बिल्कुल सही बात है, आरबीआई ही जो है रेगुलेट करता है जो भी आपके जो करेंसी कन्वर्टर्स होते हैं, जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं जहां पे आप करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, उन सबको रेगुलेट आरबीआई ही करता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड और थर्ड आपके सही हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। ये मैं आपको बता दिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछता है, increase in India's trade deficit may lead to which of the following? Increase in money supply in the economy, B depreciation of rupee, C appreciation of rupee या decrease in GDP, increase in GDP। तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो आपका इंपोर्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स, तभी आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, यानी कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू आपकी जो इनकम हो रही है इन डॉलर्स, यानी कि आपको डॉलर्स की जो है डिमांड जो है आपकी इकोनॉमी में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रुपी, तो आपका मनी सप्लाई तो बढ़ने का सवाल नहीं होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, रुपी डेप्रिशिएट कब करेगा, कब उसकी वैल्यू गिरेगी, जब डॉलर की डिमांड विजावी रुपी इंक्रीज होगी, तभी होगा ना। डिमांड एंड सप्लाई से कैसे डिटरमाइन होता है, जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी और उसकी जो सप्लाई है वो कम होगी, तो रुपी क्या कर जाएगा, डेप्रिशिएट करेगा, है ना, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है डॉलर की। तो जब ट्रेड डेफिसिट आपका इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपकी जो डॉलर की डिमांड है इकोनॉमी में वो इंक्रीज हो रही है और आपकी जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ेगी, तो आपकी जो रुपये की जो वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, डेप्रिशिएट करेगी। तो ये तो करेक्ट है। रुपये एप्रिशिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या जीडीपी इंक्रीज हो, ट्रेड डेफिसिट होने से आपका जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? जीडीपी क्या होता है आपका, जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है प्लस आपके जो नेट एक्सपोर्ट्स होते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। यहां तो आपके इंपोर्ट्स क्या है, वो ज्यादा है, आपका एम बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी,
यानी कि आपकी जीडीपी इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगी अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो आंसर होगा बी, डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। When the trade deficit increases, that means imports are increasing in the country as compared to exports. Increase in imports causes an increase in the demand for dollars, which results in decline in value of Indian currency, जो मैंने आपको बताया। Increase in trade deficits results in money going out of the Indian economy. Fifth question देखते हैं, consider the following statements. If rupee is depreciating, then it leads to increase in the cost of imports in dollars. Second, if rupee is depreciating, then it leads to earning more dollars per unit of exports. यहाँ पे जो भी आप ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपी की वैल्यू गिर रही है, तो क्या आपकी कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स डॉलर्स में इंक्रीज होगी? और अगर रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो जो आपकी अर्निंग है डॉलर्स में, क्या वो इंक्रीज हो जाएगी पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट्स? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, या डी नाइदर 1 nor 2। तो यहां पे बात रुपीज में नहीं हो रही है, यहां पर बात किस में हो रही है? डॉलर्स में। क्या आपकी कॉस्ट बढ़ेगी डॉलर्स में? अगर मान लीजिए कि आप ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और एक बैरल की कीमत कितनी है, मान लीजिए $100 है, ठीक है, और $1 की जो वैल्यू है मान लीजिए आज 70 रुपीज है। अब जो है आपका जो कहना चाहिए आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई, यानी कि अब $1 की कीमत मान लीजिए 75 रुपीज हो गई। आप एक बैरल ही तेल जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको $100 खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या आपकी कॉस्ट बढ़ी डॉलर्स में? डॉलर्स में तो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको आज भी एक बैरल के लिए $100 ही खर्च करने पड़े हैं। आपकी कॉस्ट कहां पर बढ़ेगी? आपकी कॉस्ट बढ़ेगी रुपी टर्म्स में। पहले आपकी जो $100 था उसके बदले में आपको कितने पैसे देने पड़ रहे थे? 100 into 70, यानी कि आपको 7,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। आज आपकी कीमत उतनी ही $100, क्योंकि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट कर गई है, उसकी कीमत 75 रुपीज हो गई है। तो आज आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 7500 रुपीज। तो आपकी कॉस्ट बढ़ी लेकिन रुपी टर्म्स में, नॉट इन डॉलर टर्म्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। इसी तरह अगर आप देखें, इफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर्स पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। मान लीजिए आप कोई एक सोने का हार है, कोई गोल्ड ज्वेलरी है ना, गोल्ड इयररिंग से आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, आप उस इयररिंग के बदले में आपको कितने मिल रहे थे? मान लीजिए आपको $10 मिल रहे थे। तो $10 का मतलब था आपकी जो अर्निंग थी वो कितनी थी रुपीज में? 10 into 70, यानी कि एक इयररिंग के बदले में आपको 700 रुपए मिल रहे थे। अब मान लीजिए उस इयररिंग के बदले आज भी आपको $10 ही मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप उसकी कीमत $1 की कीमत 75 रुपीज हो गई है, तो आपको 75 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या डॉलर टर्म्स में आपकी इनकम इंक्रीज हुई? नहीं हुई। आपको आज भी $10 मिल रहे हैं पर यूनिट इयरिंग, लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज हुई इन रुपी टर्म्स, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट कर गया। तो रुपी टर्म्स में आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, आपकी इनकम डॉलर टर्म्स में इंक्रीज नहीं हुई है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी, नाइदर 1 nor 2। उसी को यहां पर एक एग्जांपल के जरिए समझाया गया है। सिक्स्थ क्या बताता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। पहला स्टेटमेंट है, इट इज मेंटेन्ड एज पर द आरबीआई एक्ट 1934। B can be maintained as cash balance with RBI. Third is cash management bills, treasury bills, dated securities and state development loans. All are considered as SLR securities. Options देखते हैं, 1 only, B 2 and 3 only, C 2 only, या D 3 only. स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो का मतलब है कि बैंक के पास, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट आते हैं
उसको उनका सर्टेन परसेंटेज जो है वो एज कैश, एज गोल्ड, एज लिक्विड एसेट जो है वो रखना पड़ता है अलग निकाल करके। मान लीजिए कि किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपीज जो है वो डिपॉजिट्स आए, तो एसएलआर मान लीजिए आज 18% है। एसएलआर कितना है? 18%। तो उस कमर्शियल बैंक को 100 रुपए में से 18 रुपए अलग निकाल के रखने पड़ेंगे, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे, चाहे वो डेटेड सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखे, उसको वो अलग निकाल कर रखने पड़ेंगे। उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, है ना, जिससे बैंक के पास इनफ लिक्विडिटी मेंटेन रहे कि कल के दिन को कोई नुकसान होता है बैंक को, तो बैंक उस स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो का यूज कर सकता है ना। इसलिए उसको लिक्विड कहा जाता है, स्टैट्यूटरी, क्योंकि इट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन, है ना। गवर्नमेंट डिटरमाइन, आरबीआई जो है मैंडेट करती है कि आपको पर्टिकुलर पोर्शन, जो कि आज के दिन पे 18% है, अपने डिपॉजिट्स का आपको एसएलआर के तौर पर अलग निकाल कर रखना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज मेंटेन्ड एज पर दी आरबीआई 1934, ये स्टेटमेंट गलत है ना। उसको किसकी तरह मेंटेन करना पड़ता है? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बैंक्स मेंटेन एसएलआर विद देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो भी बिल्कुल लिक्विड एसेट्स होते हैं जिनको आप आसानी से जो है वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड। तो गोल्ड को भी आप फटाफट मार्केट में बेच सकते हैं, बहुत खरीदार है ना, तो उसको आप एकदम कैश की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसको भी आप मार्केट में तुरंत बेच सकते हैं और उसके बदले में आपको कैश मिल जाएगा। बट इफ दे वांट दे कैन ऑल्सो कीप द कैश विद द आरबीआई। तो इसका मतलब है कि सीआरआर के अलावा कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं उसमें से सर्टेन पोर्शन उनको कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे अभी कैश रिजर्व रेशो कितना है? 4%। तो उनको 100 रुपए में से 4 रुपए कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, इसको कहते हैं सीआरआर। तो सीआरआर के अलावा अगर बैंक्स कुछ भी कैश अपना आरबीआई के पास रखते हैं तो वो एसएलआर में काउंट हो सकता है। ठीक है, अब हमने बात कर रहे थे कि वो कैश की फॉर्म में रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में रख सकते हैं एसएलआर में। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, जब वो जनरल पब्लिक से पैसा लेते हैं, मार्केट से पैसा लेते हैं, तो वो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक कागज का टुकड़ा है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर लिखा होता है कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं, उस लोन का टेन्योर क्या है, कितने पीरियड में आप उसको वापस चुकाएंगे, ये सब डिटेल्स उस कागज के टुकड़े पर या बॉन्ड पर लिखी होती है। तो जब गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है तो उसको कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्यों है वो सिक्योरिटी? क्योंकि वो बहुत सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट है। कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फेल हो जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, हो सकता है कि कर्जा ना चुका पाए, लेकिन गवर्नमेंट के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने टाइप की होती हैं? या तो ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं। ट्रेजरी बिल का मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू कर रही है उनका जो मैच्योरिटी पीरियड है या जो उनका टेन्योर है वो लेस देन 365 डेज है, यानी कि 1 साल से कम की अगर कोई वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है ट्रेजरी बिल। दूसरे होते हैं कैश मैनेजमेंट बिल्स। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अकाउंट मेंटेन करती है अपने पास, उसमें कभी कभी जो आपके एडवांसेस हैं या जो आपने खर्चा किया है और जो आपकी इनकम है उसमें मिसमैच हो जाता है। तो उस मिसमैच को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? पैसा लेती है आरबीआई से। आरबीआई पैसा कैसे जनरेट करती है? थ्रू कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होते हैं। इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लेस देन 91 डेज। 91 डेज से ऊपर नहीं हो सकता, उससे कम का ही होगा, 14 डेज का हो सकता है ना, 91 डेज का हो सकता है, 91 डेज से ऊपर नहीं हो सकता। डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब है जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स का जो टेन्योर है वो कितना हो, 1 से लेके 40 साल तक के बीच में होता है, तो उसको कहा जाता है डेटेड सिक्योरिटीज।
जो स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं उसको कहा जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। तो ये सारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ, दे कैन बी यूज्ड इन स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ऑल द फोर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एलिजिबल अंडर SLR। तो उसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी। पहला स्टेटमेंट गलत था और सेकंड और थर्ड करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statements currently describes the meaning of legal tender money? A, the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases. B, the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. C, the bank money in the form of checks, drafts, bill of exchange, etc. D, the metallic money in circulation of a country. लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि जिसको कोई भी डेट, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन आपकी कंट्री में जिसको लेने से मना नहीं कर सकता। अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हैं उस करेंसी में, उस कॉइन्स नोट्स में, तो उसको वो मना नहीं कर सकता। मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी, आपने गोल्ड खरीदा और आपने उसको बदले में 500 के नोट दिए हैं, तो वो ज्वेलर जो है उसको मना नहीं कर सकता कि मैं 500 का नोट नहीं लूंगा, क्योंकि वो 500 का नोट क्या है, एक लीगल टेंडर मनी है। सरकार ने घोषित कर रखा है, उसको लीगली वैलिड है। एक एक्ट के तहत, एक स्टैट्यूट के तहत सरकार ने उसको डिक्लेयर किया है, उस करेंसी को, जो नोट्स हैं आपके पास और जो कॉइन्स हैं, कि वो लीगल टेंडर मनी है। सभी को, इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी काम करते हैं, उनको ये करेंसी और कॉइन्स उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स, फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। ये जो सी है, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, ये क्या है? दिस इज फिड्यूशियरी मनी एंड दिस इज लीगल टेंडर, जहां पर इसके पीछे जो बैकिंग है वो किसकी है? लॉ की है। और फिड्यूशियरी मनी में क्या होता है कि आपका भरोसा है कि चेक के थ्रू पैसे मिल जाएंगे मुझे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 8th क्वेश्चन है ये हमारा। करेंसीज एंड कॉइन्स आर फिएट मनी। करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू बट कॉइन्स हैव। थर्ड, करेंसीज एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर्स। डी या फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? करेंसी नोट्स आर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड। A 1 only, B 1 and 3 only, C 3 and 4 only, या D 1, 3 and 4। करेंसीज एंड कॉइन्स आर फिएट मनी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिएट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर। ये जो करेंसीज हैं, ये जो कॉइन्स आप यूज करते हैं, नोट्स हैं आपके पास, कॉइन्स होते हैं, इनकी वैल्यू कहां से आती है? इनकी वैल्यू गवर्नमेंट फेट से ही आती है, गवर्नमेंट ऑर्डर से ही आती है ना। तभी तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर आप यूज कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि इनके पीछे किसकी गारंटी है, किसकी बैकिंग है? गवर्नमेंट की गारंटी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि हम इनको लीगल टेंडर मनी घोषित करते हैं, इसलिए आप इनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर पा रहे हैं। मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो करेंसीज एंड कॉइन्स आर फिएट मनी, दे आर मनी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर। करेंसीज डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। आपके जो नोट है, मान लीजिए 2000 रुपए का नोट है, उसकी कुछ अपनी खुद की वैल्यू नहीं है। वो अगर सरकार मना कर दे कि आज से 2000 का नोट चलना बंद, हमारी जो बैकिंग थी हमने हटा ली, है ना। जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ था कि 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था? उसको फिएट मनी मना कर दिया गया था कि दे आर नॉट लीगल टेंडर। तो उनकी वो कागज के टुकड़े बन के रह गए। 2000 रुपए के नोट में बनाने में कितनी कीमत लगती होगी? 2 रुपए, 2.5 रुपया, है ना। और उसकी वर्थ कितनी है आज की? अगर फिएट मनी है तो 2000 रुपए। तो उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, अपनी कोई उनकी वर्थ नहीं है ना। इसी तरह कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉइन्स भी अगर मान लीजिए 10 रुपए का सिक्का है तो उसको बनाने में मुश्किल से 1 रुपया लगता होगा या 50 पैसे लगते होंगे। तो उनकी भी खुद की अपनी कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है। उनको आप मेल्ट करके बेचेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ना तो करेंसीज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, ना ही कॉइन्स की। तो ये स्टेटमेंट गलत है। करेंसीज एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने डिस्कस किया कि दे आर फिएट मनी, दे आर डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर। एंड क्यों होते हैं लीगल टेंडर? क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी।
currencies and coins are fiat money because they derive their value from government order and not because of intrinsic material. If the coin is melted, जो मैंने बताया कि उनको आपको कुछ नहीं मिल पाएगा. Hence currency notes and coins are called fiat money and they do not have any intrinsic value. Currencies and coins are legal tender, which means it is recognized by the law of the land as valid for payment of debt. It must be accepted for discharge of debt. RBI Act 1934 Section 26 के तहत वो लीगल टेंडर में है. उसमें लिखा है कि एवरी सेंट्रल बैंक नोट शैल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट और ऑन अकाउंट फॉर द अमाउंट एक्सप्रेस्ड देयरइन. As per the RBI Act 1934, all currency notes are guaranteed by the central government. तो इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? इफ न्यू करेंसी इज बीइंग इशूड देन हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इट्स डिनोमिनेशन. अगर मान लीजिए कोई नई करेंसी इशू करनी है, कोई नया नोट इशू करना है, तो इसकी डिनोमिनेशन कितनी होगी? 50 का होगा, 100 का होगा, 500 का होगा, 1000, 2000, 10,000, कितने का होगा? ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई गवर्नर डिसाइड करेगा, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो जो फाइनल अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है. एज पर दिस सेक्शन 24 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई has the authority to specify the denomination of the new currency note to be issued in the country. आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑन 8 नवंबर 2016 declared that the existing 500 and 1000 rupee notes will not be legal tender. This was done under which of the following act? A. RBI Act 1934, B. Banking Regulation Act 1949, C. Payment and Settlement Act 2007 या D. Does not require any statutory backing. इसका करेक्ट ऑप्शन है A. RBI Act 1934 के तहत उसको जो है डीमोनेटाइजेशन वाला स्टेप लिया गया था. सेक्शन 26 RBI Act 1934 कहता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट with effect from such date any series of bank notes of any denomination shall cease to be a legal tender. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मुझे उम्मीद है कि इस MCQ सीरीज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आ रही होगी और आपको पता चल रहा होगा किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपका नॉलेज बेस भी इंक्रीज होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे. नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे नए 10 MCQs के साथ. थैंक यू.